ठंडी हवा का झोंका बने जब हमारी जिंदगी से मेहरबान हाथ हट जाए तो पैरों तले जमीन भी फट जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो, उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बना हमारी सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हर्षाली है और मैं जिस माहौल में आँख खोली वह इंसानी व्यवहार, टॉकीज और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी भी मेरी बुआ और इस मामले में पूरा साथ देती थी। दादा की देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे बाप मेरी माँ पर किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बात नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे बाप की तरफ से भी माँ का जो जुल्म का सितम होता था वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की वजह से खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो मैं उस समय लगभग 11 साल की हो चुकी थी और ना जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया था और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया था। दादी का कहना था कि यह सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसीलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हो गई थी और मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से मारने लगी थी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपनी माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते मौन जिंदगी से पहली बार मैंने पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की थी तो उस पर मेरा भी बाप मुझे ज़्यादा आग बबूला हो गया था। मेरी दादी के कहने पर इस समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया था, साथ ही तलाक देने का फैसला भी सुना दिया था। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की लेकिन बाप ने जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी कि यह हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था, बहुत बड़ा गुनाह था जो एक माँ पर किया जा रहा था, उस हालत में भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ की कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई जो उस वक्त सिर्फ 6 साल का था बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करा दिया था। मेरी दादी मेरे भाई को ज़बरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ को मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी हुई मुझे अपने सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे, उनकी तसल्लियाँ और दिलासे दे रहे थे, लेकिन मेरी माँ का सब कुछ लूट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन उन दरिंदों को इन चीज़ों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। ज़िंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की कोई इजाज़त नहीं थी, हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे कि घर में आफत आ गया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे 2 मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे।
नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थी। वह बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटों को विनम्र करके बेटी को घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी। माँ भी शायद इसीलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे कि ठान कर ही बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरे दोनों मामियाँ और मामा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामा माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम ही अपना घर नहीं बसाया, ज़रूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन यह कह भी क्या सकती थी, जब पति ने तलाक दे ही दी है तो उसके बाद भाइयों से भी क्या उम्मीद रखी जा सकती थी। और जब भाई ऐसे हो तो फिर उनकी पत्नियां कैसे जुर्म का कोई मौका हाथ से जाने दे सकती थी। वहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ घर को सारा काम करना पड़ता था और उस समय मैं 11 साल की थी। इसीलिए घर का काम मुझे घसीट कर किया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उस समय स्कूल भी जाया करती थी। लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया था। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा, लेकिन यह भी मेरे मामा को गैरत न गवाया हुआ। लोग क्या कहेंगे, हम अपनी बहन को भी नहीं पाल सकते और लोगों से बातें सुन के भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर ही बिठा रखा था, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को भी जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल में हेड मास्टर से बात की थी और कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह से पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई थी। अब 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। नानी के जाते ही मेरे माँ पर उस घर में रहना बेहाल हो गया था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम किया करती थी और मेरी दोनों मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकती थी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मारपीट का निशाना बनना पड़ता था। अब मेरी माँ घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और यूं एक दिन मेरे मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी, जिसे पहले से ही मुझसे बड़ा एक बेटा था। मेरी माँ सारी सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकती थी। यूं वह मुझे भी अपने नए पति के पास लेकर आ गए थी। मेरे माँ के द्वारा किया गया, क्योंकि यह मेरा सौतेला बाप हुआ अच्छा था और उसने हमसे किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे और अपनी सगी बेटी की तरह वाला प्यार किया था। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारा करता रहता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया था और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देख देख कर हैरान होती थी कि वह कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता रहता था और मेरा यह सौतेला बाप वह तो मेरी माँ को रानी की तरह रखता है और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की ना कदर देखी थी, अब पहली बार किसी के घर में औरत की कदर होते हुए देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिन लगाकर पढ़ रही थी। अब मैं ग्रेजुएट कर रही थी जब मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हमें देखकर अपनी नाक पाँव चढ़ाना और हमसे बातें ना करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान कौन था, उसे इस बात पर कोई भी असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था।
जब एक दिन मेरी माँ और मेरे बाप दोनों हादसे का शिकार हो गए थे। वह मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि तेज रफ्तार से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड के साइड पर जा खड़ी हुई एक ट्रॉली से जाकर टकरा गई थी। मेरी माँ का तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे बाप ने सांस अभी तक चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुंचा। और मेरा सौतेला बाप, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर था, वह पट्टियों से जकड़ा पड़ा था। उसके इशारे पर हम दोनों को अपने पास बुलाया था और उन्होंने अपने बेटे से कहा, विनोद, मरते वक्त बस तुम मुझसे एक वादा करना चाहता हूँ, हर्षाली का ध्यान रखना। यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन की तरह ही समझना। हर्षाली को अपनी सगी बेटी समझता हूँ और उसे सगी बेटी वाली मोहब्बत भी करता हूँ। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखते हुए हर्षाली का ध्यान रखना। मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते रोते अपने बाप से वादा किया कि मैं हर्षाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते हुए मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। वह बहुत ही बड़ी कयामत की रात थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर से मेरे सौतेले भाई का अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती थी, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को अपने घर से आने वाले इस हादसे के जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी से पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे शहजादी बना कर रखा था। अब मेरे भाई में एकदम से भी मुझे आसमान से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई भी समझती थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा की किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसे सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था। अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था और वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया। और एक ही साल में जैसी तैसी लत लगाकर उसने वह पूरी दुकान बेच दी थी। यहाँ तक कि हमें घर भी बेचना पड़ा था। हम उसी घर में थे जो मेरे सौतेले बाप को मिला हुआ था। अब किराएदार बनकर हम रह रहे थे, लेकिन मेरे भाई को इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके किए हुए सिलसिले लगातार जारी रहे थे। हालात घर के ऐसे हो चुके थे कि अब कई दिन तक हमें खाने पीने के भी कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएट पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैं भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा देना। अभी तक यह मेरा डर ही था और यह डर बेवजह भी बन गया था। जो कि मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने मुझसे छीन लिए थे। बल्कि वह उन पैसों को देखकर गुस्से में भी आ गया था और कहने लगा कि पूरे महीने मेहनत के बदले इतनी थोड़ी पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती। बिल्कुल ही बहस और बेगैरत हो चुका था और उसे कभी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए मैं खामोश थी। जब पूरे महीने मेहनत मेरे भाई छीन ली तो मैं साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने की सिलसिला भी शुरू कर दिया था। अब ट्यूशन वाले बच्चों को भी मैंने कह दिया था कि वह मुझे घर में फीस ना दे और उन ट्यूशन वाले पढ़ने बच्चों को माँ बाप से बात की और उन्हें अपनी फीस के बदले घर का थोड़ा सा बहुत राशन देने को कह दिया था, ताकि मेरे घर का खर्चा चल सके। और तनख्वाह का भी मैंने यह हिसाब रखा था कि अगले महीने से मैं आधी तनख्वाह एक कमेटी को देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह ही घर लाने में लगी। मैं भाई को नहीं बताया था कि मैं ऐसा करना शुरू कर दिया है और उसे इतना ही कहा था कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी और इसमें मेरे भाई को भी बहुत गुस्सा आया था। लेकिन मुफ्त में हाथ में आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटी के पैसे जो मुझे मिले थे, मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना है अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे। मैं ट्यूशन की मदद से भी आने वाले पैसों की राशन की वजह से मेरा घर का खाना पीना चल रहा था। बच्चे पैसे घर का किराया भी दे दिया था और मेरे भाई बिल्कुल भी बेशर्मी से अपनी ही बहन की कमाई पर लड़ रहा था। मेरी कमाई को भी हुए उड़ा रहा था और यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्ज भी चढ़ता चला गया था। उसे अपना भाई मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात ही नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई और था ही नहीं जो मेरे सर पर हाथ रखता। अब कर्ज के कारण से मेरा भाई अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे मिलते थे, क्योंकि मेरी जैसे ही तनख्वाह मिलती थी भाई फ़ौरन से छीन कर उसे जुआ में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर में ही पड़ा रहता था और एक दिन तो हद ही हो गई थी जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुँचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वह भाई को मारते पीटते घर के अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे कि अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन को मेरे हवाले कर दे। मैं उनकी सौतेली बहन थी, लेकिन यह बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस नहीं किया तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। यह कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुस्से वाली नज़र से मुसीबत का अंदाज़ा किया था और मेरे अंदर भी बहन की मोहब्बत जाग गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। भाई से पूछा कि रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया और हम उसे नफरत तो करता ही था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की जिम्मेदारी हूँ। बेशक वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वह कहने लगा कि पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर कहते हुए भाई से पूछा कि नहीं, तुम मुझे बताओ। अपने अकाउंट और कमेटी से जमा होने वाले पैसे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन भाई को यह बात कहना भी मेरी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। इस समय तक तो मेरे अकाउंट में 12 लाख मौजूद थे, जो मैंने अपनी फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मकसद से इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम से मेरी तरफ हैरत होकर देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम कोई गलत काम करने की तो नहीं सोच रही हो। भाई से कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, आप चाहे तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया, अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं यह भूल गई थी गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ देते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10 से 15 दिन के लिए पैसे लाने का कहा था, क्योंकि अगर मैं फ़ौरन पैसों का इंतजाम कर देती तो वह मुझ पर शक कर सकता था। आखिर 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में चुकानी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात बहुत देर से घर वापस आया था और वह मुझे नशे में लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में देखकर घर आया था और गुस्सा करते हुए कहा कि भाई तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। वह हंसने लगा और वह आखिरी दिन था, आज के बाद मैं यह सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस समय भाई नशे में था। हो सकता है भाई ने मुझसे झूठ बोला हो। यूं ही मैंने भाई से पूछ लिया। भाई ने कहा 1 लाख का दांव खेल लिया, जिसमें ज़्यादातर पैसे हार गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं।
भाई पर मैं चिल्लाने लगी, तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए, अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्ज कैसे वापस करेंगे। मैं गुस्सा करते हुए चिल्लाते चीखते हुए भाई, जो पहले से ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जबान चलाओ, तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है तो तुम ही चुकाओगी सारा कर्ज। मैं मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। यह सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मुझसे जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन भाई की नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते हुए थक गया और चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन यह भी गनीमत था कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों का कोई भरोसा ही नहीं था। अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं थी। सुबह होते हुए भी भाई नशे की चंगुल से निकला तो उसने मुझे देखा तो उस रात की सारी बात उसे याद आ गई। पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था, यहाँ तक कि मेरी कलाइयों पर भी निशान थे। भाई की आंखों में थोड़ी देरी के लिए शर्मिंदगी तो हुई। मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आ गया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। वह कहने लगा कि कुछ नहीं। मैंने पूछा तुम बताओ तो सही, तो वह कहने लगा कि मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, सभी लोग मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी, लोगों का डर भी सही था। जुआरी को लत की जुए की लग जाए तो कुछ भी नहीं देख सकता। लोग उससे इसी काम के लिए नहीं देते थे कि वह उनका पैसा उड़ा देगा। मैं वहाँ से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी को देना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे छोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर हुए सिलसिले की वजह से भाई का कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर घर पर आ गए थे। उन्होंने फिर से उसे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में नहीं दिए तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वो लोग चले गए। मैंने भाई को शिकायत भरी नज़रों से देखा तो वह इस बार भी उस सर झुकाकर बैठा हुआ था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी लाकर नहीं दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था और अब वह मुझे उनकी नज़रों से डर लग रहा था। फिर बाद में उठकर बाहर चला गया और इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात भी नहीं की। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपने भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद बाहर सो रही थी। उस समय आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी, वह आता था और खाना खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और मैं हैरान रह गई। घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पे 2 लोग खड़े हैं, जिसमें एक मेरा भाई और मैं डर गई और मैं सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी मुझे हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी थी और भाई उस आदमी को कह रहा था कि देख लो, यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात तो मैं इसके साथ गुजारूंगा। मैं ऐसे ही इसको बहन समझ बैठा था। इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद थी और अब तक मैं इसका रस भी नहीं पिया। पहले इस गली का मेरा हक है, इसके बाद यह
कोई दूसरे भौरों के पास जाएगी। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया, पर दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने मेरे भाई से वादा किया कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन बेहोश कर देना और उसे यहाँ से ले जाना और मेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। कल तक खुद मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया। कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था? गलती शायद मेरी ही थी। मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी? कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था? गलती शायद मेरी ही थी। मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी? उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था? ना बन था ना मन था। हम दोनों एक ही, बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और एक लड़की के बीच होता है। वो खुद पहले ही मेरी इज्जत को तार तार करके मुझे बेच देना चाहता है, पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है, कल तुम आ जाओ, उड़ाने में देर नहीं। यह वह आदमी चला गया। मैं वापस आकर लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर ली थी। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजर रही थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब मेरी कमेटी में जमा करवाए थे, वह कमेटी से निकालने से पहले ही वापस ले लिए और जमानत के तौर पर उसमें कुछ रकम भी भरती। वह सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा दिए और मैं इस घर से भागना चाहती थी, जहाँ पर मेरी इज्जत और ज़िंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ कुछ सामान भी लिया। घर वापस आई तो भाई घर पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वह मुझे नॉर्मली बात कर रहा था। मैं जानती थी कि यह सब दिखावा है। तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ। यह ज़िंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ। भाई को मेरे हाथ की सब्जी दाल बहुत पसंद थी। भाई दूध जलेबी ले आया था। मैंने कहा कि भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया और उसकी कटोरी में सब्जी दाल जैसे जैसे वह खाता जा रहा था, अपना सर हाथों से पकड़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, यह मुझे क्या हो रहा है, यह मुझे क्या हो रहा है। मैंने भाई की सब्जी और कटोरी की दाल में एक नशे की गोली मिला दी थी, जिसका नशा बहुत तेज होता है। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा करे। मैं उसकी तरफ देख रही थी और वह भी अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि यह सब तुम्हारी हरकत है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ भी भाग कर जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथ से फ़ोन छीन ली। इससे पहले ही वह फ़ोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो यह भाग जाएगी। क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही इंसान भी मुझे पकड़ लिए जाएंगे, जिससे कि मेरे भाई का सौदा किया है। मैं खामोशी से खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बाद बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकलकर खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकला तो मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊँगी, ताकि मुझे कोई भी आसानी से ढूंढ ना सके। बाहर बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिसे मैं अकेले ही काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों से आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आवाज़ आ रही थी कि लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे।
और मैं एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट थे और मेरी पढ़ाई की कुछ फाइल्स थी वगैरह थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली गलियों में दौड़ते हुए ना जाने कब तक एक बड़े रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोग आवाज़ में भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़ी रोड की तरफ दूसरी ओर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसके साथ ही एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काट के उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी उन लोगों को ढाबे के दाखिल होते हुए देखा था। अब वह सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे के पीछे दीवार से यह सब कुछ देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे की तरफ चली गई और मंदिर में छुपकर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग मुझे ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर ना आ जाएं, और फिर वैसा ही हुआ था। वह लोग मंदिर में भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे थे। लेकिन मंदिर के पुजारी उन लोगों को वहां से भगा दिया और फिर वह लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। फिर मैं वहां से निकलने का इरादा कर ही रही थी, तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका और डर के मारे मैं फिर से छुप गई। ट्रक में से एक आदमी नीचे उतरा। हुलिया में वह कोई ड्राइवर ही लग रहा था। सिर्फ सफ़ेद रंग का ऊंचा, लंबा और काफ़ी खूबसूरत इंसान था। वह ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफ़ी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर खाना खाने के लिए चला गया। तभी मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़े। उस पर इस शहर का नाम लिखा हुआ था जिस शहर को मेरा जाने का इरादा था। मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वह लोग ज़रूर बस के अड्डे की तरफ जाएंगे, इसीलिए मुझे वहाँ भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में बड़े आराम से बैठकर उस शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या यह था कि ड्राइवर मुझे किसी भी सूरत में ट्रक में सवार न करता। मैं मायूस हो रही थी। तभी ड्राइव की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से केबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर वह बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई थी कि यह ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। तो मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उसे खोल कर देखा तो ट्रक का पिछला हिस्सा था जहाँ पर सामान लोड किया जाता था। वह कपड़ों से बड़े बड़े बॉक्स थे और उसके बीच में थोड़ी बहुत सी जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में ही फैसला कर लिया कि और उस कपड़ों के बॉक्स के बीच में घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से पीछे झाँक मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को इतना सा ही बंद किया था कि जहाँ से सांस लेने के लिए हवा आती रहे, और अपने बैग को भी पेन निकालकर दरवाजे में फ्री में फंसा दिया था ताकि झटके से दरवाज़ा बंद ना हो। मुझे अभी वहाँ पर दरवाज़ा के पीछे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजारी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उस सफ़र को शुरू किया। मैं अपनी जगह पर सहमति सी बैठी हुई थी। इतनी देर में उस इंसान को किसी का फ़ोन आया तो उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। वह बड़े शहर जा रहा था जहाँ पर मैंने जाना था। अब मैं दबकर वहीं पर बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल लिया। रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में एक जगह पर रखकर उसने ढाबे का चाय पी थी। खाने पीने का कुछ सामान भी पैक कर कर ले आया था और ट्रक पर बैठे ही बैठे खाने लगा था। बचा हुआ खाना उसने रख दिया। अभी तक उसका पिछला दरवाज़ा चेक करने का ख्याल नहीं आया था। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी, क्योंकि मैं भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया था और लगातार भाग रही थी। लेकिन मैं वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं पर बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे की तरफ दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक होल था उसी से झांक कर देख रही थी। उस बड़े शहर के आने का आसार नज़र आ रहे थे। तभी शहर के करीब आने की वजह से मैं ट्रैफिक एकदम से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगा दिया।
मैं बाहर मंदिर को देखने में बिजी थी तो मुझे जोर से झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरी वजह से दरवाज़ा खुल गया, लुढ़कती हुई केबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान भी परेशान हो गया और एकदम से ट्रक को साइड में करते हुए आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, ट्रक में कैसे आ गई। मैंने उसके हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालने को मत कहना। कहकर मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक के सारे पेपर निकाल कर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र था, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर देखने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं एकदम से ही कि आखिर मेरे पेपर देखकर ऐसे क्यों रो रहा था। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा कि हर्षाली दीदी, आपने मुझे नहीं पहचाना। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया और मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल हुआ था वही भी मेरा हुआ था। फटी फटी आंखों से मैं उसे देख रही थी और फिर जब मैं उसे गौर से देखा तो एकदम से सही उसे पहचान गई। यह तो मेरा छोटा भाई था जिसे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे को कैफियत में थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके कदमों में गिरी हुई थी तो उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। फिर उसने भी अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी मुझे सुनाई और मेरा वह जालिम बाप कब का मर चुका था और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया और उसके लिए उसके कोई ड्राइवर नहीं रखा था क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक़ था। उसने अपने आप को मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर यह ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब इसी बड़े शहर में रहता है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। भगवान के चमत्कार पर हैरानी थी, वह कैसे लोगों को अपने घर से मिला देता है। उसके बाद भी कहानी बहुत ही छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी जायदाद उसने मेरे नाम कर दिया और कहने लगा कि यह तुम्हारा हक है। मेरे बाप ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से वह ट्रक ड्राइवरिंग का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। भाई की मोहब्बत क्या होती है मैंने यह अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठता है। मुझे अभी भी अपनी हथेली का तनक बनाकर रखा है। वह अभी भी शायद मोहब्बत के लिए तरसा हुआ है। अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं उसे भी भरपूर बहन का प्यार दे रही थी। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे भी अभी भी अपने भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह से मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ रहता आया है। मैं चाहती हूँ कि जब भाई की शादी हो जाए तब भी हम सब लोग साथ में ही मिलकर रहें। पति ने मेरी बात मान ली है। मैंने भाई के भी कहा था कि भाई जब आपकी शादी हो जाएगी तब हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे और ऐसा ही हुआ। भाई की शादी के बाद भाई भाभी मैं और मेरा पति एक ही घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से मेरा या फिर मेरे परिवार का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह मनोरंजन भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।